Good morning everyone. My name is Vijay Gupta and you are watching Biology classes. तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी क्लास में आप सभी का वेलकम। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो मेरे चैनल का सबसे ज़्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र पर सर वीडियोस बनाइए, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और अभी तक स्टूडेंट्स को ये ठीक से समझ में नहीं आ पा रहा है। तो आज मैंने डिसाइड किया इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे इवेंट्स जितने भी हैं स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही ईजी वे में, और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे सभी 12th के स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही BSc के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसे हिंदी में हम लोग मासिक चक्र या शॉर्ट में MC बुलाते हैं। इसे हम लोग रजोधर्म भी कहते हैं, एक दूसरा नाम है हिंदी में। अब ये होता क्या है, पहले से मैं जनरली आपको बता देता हूँ कि जो फीमेल होती हैं, फीमेल में जैसे ही प्यूबर्टी मतलब यौवनारंभ, जब भारत के हिसाब से अगर देखें तो जब कोई महिला 12 से 13 वर्ष की होती है तो उस समय को हम कहते हैं प्यूबर्टी, यौवनारंभ। तब उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं जो मेल और फीमेल में अलग अलग चेंजेस होते हैं। तो प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होता है कि कोई भी जो फीमेल है उसके जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, यूट्रस की जो सबसे भीतर की दीवार होती है जिसका नाम होता है एंडोमेट्रियम। ये मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया है कि गर्भाशय की सबसे आंतरिक भित्ति, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इज नोन एज एंडोमेट्रियम, उसे हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब ये एंडोमेट्रियम हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करती है फर्टिलाइजेशन के लिए, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये झड़ने लगती है, शेड ऑफ होने लगती है और ब्लड के साथ ही झड़ती है। और इसी के साथ साथ जो सेकेंडरी oocyte या जो ओवम है वो भी चूंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया है तो वो फट जाता है, और सेकेंडरी oocyte और एंडोमेट्रियम दोनों ब्लड के फ्लो के साथ बाहर आती हैं, जिससे हम लोग मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। किसी भी फीमेल में जनरली ये 4 से 5 दिनों का होता है, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। और ये जो पूरा साइकिल चलता है इस साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, MC या फिर मासिक चक्र। जनरली ये अगर हम एक एवरेज की बात करें तो ये 28 डेज का होता है। अलग अलग महिलाओं में इसकी अवधि अलग अलग हो सकती है, बट एक एवरेज ये 28 दिनों का है। और इस 28 दिनों को हमने 4 फेजेस में बांटा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं कि एग्जाम में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या डेफिनेशन लिखनी है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन को देखें कि द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ नेचुरल चेंजेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? एक नेचुरल चेंज है, मतलब प्राकृतिक बदलाव है, उसकी एक सीरीज है इन हार्मोन प्रोडक्शन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। अब इसमें हार्मोन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे आप आगे जानोगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक सीरीज है जिसमें नेचुरल चेंज होते हैं हमारी बॉडी के हार्मोन्स में, यूट्रस की स्ट्रक्चर में, क्योंकि यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है वो झड़ के गिर रही है, एंड ओवरीज, और साथ ही साथ ओवरीज के अंदर भी चेंजेस हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ऐसा कहाँ होता है? मादा जनन तंत्र में, दैट मेक्स द प्रेगनेंसी पॉसिबल, और जिसकी वजह से ही कोई महिला गर्भ धारण कर सकती है या उसकी प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है या रिप्रोडक्शन संभव हो सकता है। तो बहुत ही सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए इस परिभाषा का मतलब क्या निकला, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाला एक ऐसा प्राकृतिक बदलाव है, एक ऐसा नेचुरल चेंज है जिसके द्वारा कई सारे हार्मोन होते हैं, जिसमें यूट्रस की दीवारें प्लस हमारी जो ओवरीज हैं उनमें कई सारे चेंजेस होते हैं, और इन्हीं चेंजेस की वजह से ही किसी भी फीमेल में प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है। तो ये बात हो गई आपकी यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन की। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें और लिखी हुई हैं कि द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स अबाउट 28 डेज। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जनरली मैंने अभी आपको बताया कि उसमें जो एवरेज है वो कितना है? 28 डेज का होता है, लगभग 28 दिनों का एवरेज है, ठीक है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स, अगर निषेचन नहीं हो रहा है, द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की सबसे भीतर की दीवार, जिसको मैंने पहले भी आपको बताया है क्या कहते हैं हम? एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो यूट्रस की सबसे पहली दीवार जो होती है वो क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियम कहलाती है। तो ये एंडोमेट्रियम जो है, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस यानी एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की भीतर दीवार, अलॉन्ग विद द सेकेंडरी oocyte, और साथ में सेकेंडरी oocyte जो आगे जाके ओवम में कन्वर्ट होगा, वो डिजनरेट, नष्ट हो जाते हैं, एंड कम्स आउट विद ब्लड फ्लो, और ब्लड फ्लो के साथ में बाहर आते हैं, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन, एंड द साइकिल, द होल साइकिल इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको यहाँ पर 2 टर्म भी सिखाऊंगा,
उसके बाद हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहला टर्म आपको लोग सीखेंगे मेनार्की। मेनार्की क्या होता है? मेनार्की इज अ टर्म विच इज यूज फॉर द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। जब किसी फीमेल में पहली बार मासिक चक्र प्रारंभ होता है, एमसी शुरुआत होती है, तो उसको मेनार्की कहते हैं। हिंदी में रजो दर्शन बोलेंगे, यानी जब रजो चक्र प्रारंभ होगा। दूसरा वर्ड आपको सीखना है मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? जब किसी फीमेल में लगभग 45 से 50 की उम्र में उनका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो स्टॉप हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? मेनोपॉज या रजो निवृत्ति कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने की कंडीशन मेनार्की है और रजोदर्शन हिंदी में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? मेनोपॉज कहलाती है। अब इसके बाद आपको क्या जानना है कि हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके 4 फेजेस होते हैं और उसमें अलग अलग इवेंट होते हैं। आइए वन बाय वन करके हम सारे फेजेस को जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम जानेंगे कि हमारा ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें कितने फेजेस होते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने यहाँ पर एक साइकिल जैसा दिखाया हुआ है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें 4 फेजेस होते हैं। पहले फेज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, जो कब से कब तक चलता है? 1 से 5 दिन तक मैक्सिमम, और इसमें फीमेल को ब्लीडिंग होती है। इसको हमने डायग्राम में यहाँ पर भी दिखाया है। यहाँ से यहाँ 1 तारीख से 5 तारीख तक अगर डेट के हिसाब से आप मान लें तो ये जो चीज़ है ये क्या दिखाया है? ये रेड कलर से हमने दिखाया है ब्लीडिंग को, यानी कि मेंस्ट्रुएशन को। तो 1 से 5 दिन का जो साइकिल हमारा हो गया वो क्या कहलाएगा? मेंस्ट्रुअल फेज कहलाएगा, 1 से 5 दिन का। उसके बाद 6 दिन से यानी छठे दिन से जब ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, वहाँ से लेकर 13वें दिन तक का समय कहलाता है प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज इसको क्यों कहा? क्योंकि 13 दिन के बाद जो 14वां दिन आ रहा है उसको कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज, और ओव्यूलेटरी फेज जो होता है उसमें ओव्यूलेशन होता है, मतलब ओवम बाहर आता है 14वें दिन। तो ओवम के बाहर आने का समय क्या हो गया? 14वां दिन, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया। अब इससे पहले का टाइम यानी ओव्यूलेटरी फेज से पहले का टाइम प्री ओव्यूलेटरी पीरियड और बाद का टाइम पोस्ट ओव्यूलेटरी पीरियड। तो सबसे पहले आया मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 तक, फिर 6 तारीख से और 13 को तक क्या चला? आपका प्री ओव्यूलेटरी फेज, और फिर 14 डे यानी जो 14वां दिन है उसमें क्या हुआ? ओव्यूलेटरी फेज यानी कि ओव्यूलेशन। और लास्ट में आया पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें आपने देखा कि 15वें दिन से 14 के बाद 15 आ गया और 15 से 28 दिन तक क्या चलता रहेगा? पोस्ट ओव्यूलेटरी। इसको हम लोग यहाँ पर भी समझ लेते हैं कि ये हमने लिखा है पहला फेज, दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज। आप देखोगे यहाँ पर 1 से 5 दिन तक मैक्सिमम, ये यहाँ से यहाँ तक हमने फेज चलाया है। ये जो रेड कलर की लाइनिंग है ये क्या दिखा रही है कि यूट्रस की जो दीवारें हैं वो शेड ऑफ हो रही हैं, झड़ रही हैं, ब्लीडिंग हो रही है रेड से। तो ये 1 से 5 तक हमने क्या दिखा? मेंस्ट्रुअल फेज। फिर उसके बाद यहाँ से आप देखिए फिर से एंडोमेट्रियम डेवलप होने लग गई है और यहाँ 13 डेज तक ये डेवलप हुई और इसको हमने क्या कहा? प्री ओव्यूलेटरी फेज। इसके बाद आ गया 14th डे, और 14th डे में आप ऊपर जाकर देखो तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? ओवरी के अंदर ओवम का डिस्चार्ज या सेकेंडरी oocyte का डिस्चार्ज, प्रक्रिया कहलाती है ओव्यूलेशन। तो 14वें दिन क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन हो रहा है, और ओव्यूलेशन को ही हम क्या कह देते हैं? ओव्यूलेटरी फेज कह देते हैं। अब ओव्यूलेशन के बाद में यानी कि 15 से लेकर और बिल्कुल एंड 28 तक जो समय होता है उसको क्या बोला जाता है? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज हम उसे कहते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्या कहते हैं? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज 15 से 28 दिन का। और जैसे ही 28 दिन पूरे होते हैं फिर से मेंस्ट्रुएशन फिर प्रारंभ हो जाता है, यानी फिर से 1 2 हमने आगे फिर से उसे कंटिन्यू कर दिया। तो इस तरीके से आपने क्या समझा कि फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके 4 फेजेस हैं। मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 दिन, प्री ओव्यूलेटरी फेज 6 से 13 दिन तक का, ओव्यूलेटरी फेज या फिर ओव्यूलेशन 14वां दिन, और 15 से 28 दिन का जो समय है वो पोस्ट ओव्यूलेटरी पीरियड या फेज कहलाता है। अब इसमें एक सवाल आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि प्रेगनेंसी कब पॉसिबल है? प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है ओव्यूलेशन के बाद में। जैसे ही फीमेल में ओवम बाहर आ गया वैसे ही प्रेगनेंसी पॉसिबल है, स्पर्म जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये जो ओव्यूलेटरी फेज से पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज का जो समय है 15 to 18 डे का, ये प्रेगनेंसी के लिए सबसे अधिक पॉसिबल माना जाता है। तो ये 4 फेजेस थे, इनके बारे में अब हम डिटेल में 1 by 1 बात करेंगे, एक एक करके चारों फेजेस के बारे में। सो स्टूडेंट्स, सो इट इज़ द फर्स्ट फेज। हमारा जो पहला फेज होता है दैट इज़ द मेंस्ट्रुअल फेज, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये 1 से 5 दिन तक चलता है। अब क्या होता है, आइए इस फ्लो चार्ट की मदद से हम समझते हैं। इस फ्लो चार्ट को आप एग्जाम में भी बना दीजिएगा, एक अच्छा असर आपकी कॉपी पर पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, कैसे मेंस्ट्रुअल फेज होता है 1 से 5 दिनों के बीच में कैसे ब्लीडिंग होती है, आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बिकम्स लो। सबसे पहले क्या होता है मेंस्ट्रुअल से पहले कि फीमेल के गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं जिन्हें हम लोग एंडोमेट्रियम, ये हमने यहाँ पर यूट्रस दिखाया और ये क्या दिखा दी? एंडोमेट्रियम। यहाँ पर ब्लड आ रहा है,
ब्लड के साथ क्या आ रहा है, हार्मोन्स भी आ रहे हैं। और कौन से दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आ रहे हैं, एक प्रोजेस्टेरोन और दूसरा एस्ट्रोजन। ये दो हार्मोन्स लगातार पहले तो मिल रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि इनका लेवल काफ़ी लो हो गया, यानी कि एंडोमेट्रियम को ये दोनों हार्मोन्स अब नहीं मिल पा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, यूट्रस की दीवारों में कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि संकुचन होगा। डिजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, अब हार्मोन्स नहीं मिल रहे हैं तो एंडोमेट्रियम क्या होने लगेगी, डिजनरेट होने लगेगी, नष्ट होने लगेगी। एंडोमेट्रियम शेड ऑफ अलोंग विद द सेकेंडरी oocyte एंड ब्लड। अब ये जो एंडोमेट्रियम होगी ये झड़ना शुरू हो जाएगी और ब्लड और सेकेंडरी oocyte के साथ बॉडी के बाहर निकलने लगेगी, और इस फ्लो को हम कहेंगे मेंस्ट्रुअल फ्लो। और इस तरीके से 1 से 5 दिन तक लगातार एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता रहेगा। तो क्या समझा आपने इस फेज में कि सबसे पहले फीमेल के यूट्रस की जो वॉल्स हैं उनमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल की कमी हो जाएगी, जिससे यूटेराइन वॉल्स यानी गर्भाशय की दीवारों में कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन होगा। एंडोमेट्रियम को हार्मोन्स नहीं मिलेंगे तो वो शेड ऑफ होने लगेगी, और साथ ही में सेकेंडरी oocyte भी उसके साथ ब्लड के रूप में बाहर आएंगे, और इस प्रक्रिया को हम मेंस्ट्रुअल फ्लो कहेंगे, और इस फेज को हम मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे। तो ये था हमारा पहला फेज। अब बात करेंगे इसके बाद हम दूसरे फेज की, दैट इज द प्री ओव्यूलेटरी फेज। तो अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे फेज की, दैट इज द प्री ओव्यूलेटरी फेज। और प्री ओव्यूलेटरी फेज मैंने आपको अभी बताया कि कब से कब तक चलता है, 6 to 13 डेज, यानी 6 से 13 दिन तक का जो समय है, दैट इज द प्री ओव्यूलेटरी फेज। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो कि हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। तो ये हमने येलो कलर से जो पार्ट बनाया दैट इज द हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस पहले एक हार्मोन निकालता है, दैट इज द GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये GnRH या गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है। अब ये जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसके दो पार्ट होते हैं, आगे का पार्ट कहलाता है एंटीरियर पिट्यूटरी और पीछे का पार्ट कहलाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो अभी हमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी की कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर जिन भी हार्मोन्स का रोल है वो एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि अग्र पिट्यूटरी से निकलते हैं। तो हाइपोथैलेमस से निकला GnRH, और GnRH ने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाकर उससे दो तरह के हार्मोन्स निकाले। इसमें हम पहले हार्मोन की अभी बात करने जा रहे हैं, दैट इज द FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था वो ब्लड के साथ में कहाँ आया, हमारी ओवरीज के पास आया। ओवरी के अंदर क्या है, फॉलिकल्स पाई जाती हैं। ऐसा कि आपको पता है कि जो ओवरी का डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, आपने देखा कि ये मान लीजिए एक ओवरी है और इस ओवरी के अंदर पाई जाती हैं फॉलिकल्स। तो दीज आर द फॉलिकल्स। अब होता क्या है कि ये जो फॉलिकल्स होती हैं, जैसे ही इन फॉलिकल्स पर FSH आकर असर करता है वैसे ही ये मैच्योर होना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे जैसे FSH आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, वो क्या करता है, वो मैच्योर करता है फॉलिकल्स को, जिससे फॉलिकल्स ग्रो होने लगती हैं। और जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो करती हैं, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से मैच्योर, वैसे वैसे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन को सेक्रेशन करती हैं, दैट इज द एस्ट्रोजन। तो पूरे फिनोमेना में क्या देखा आपने कि ब्रेन के हाइपोथैलेमस से GnRH निकला, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलवाया FSH हार्मोन। FSH हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ब्लड में मिलकर कहाँ आया, फॉलिकल्स के पास आया। फॉलिकल्स को इसने डेवलप किया। फॉलिकल्स के डेवलप होने के बाद फॉलिकल्स ने कौन सा हार्मोन निकालना शुरू किया, एस्ट्रोजन हार्मोन निकालना शुरू किया। और वो एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ गया, यूट्रस की दीवारों पर। ये दीवारें यानी ये जो एंडोमेट्रियम थी, जो शेड ऑफ हो चुकी थी, झड़ चुकी थी, यहाँ पर इस एस्ट्रोजन की वजह से फिर से सेल डिवीजन होने लगेगा, और सेल डिवीजन से एंडोमेट्रियम फिर से डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और ये काम कब होगा, ये काम होगा 6 डे से लेकर 13 डे तक। इस पीरियड को हम क्या कहेंगे, पोस्ट ओव्यूलेटरी, प्री ओव्यूलेटरी पीरियड। अब इसी बात को मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट में दिखाया है कि प्री ओव्यूलेटरी फेज 6 to 13 डेज, ठीक है। हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकला, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप यहाँ पर भी देख सकते हो और यहाँ पर भी देख सकते हो। अब इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या किया, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स यहाँ पर आया और उसने फॉलिकल्स की ग्रोथ की। फॉलिकल पहले प्राइमरी थी, सेकेंडरी हुई, मैच्योर हो गई। इसके बाद क्या होगा, अब ये फॉलिकल्स ग्रोथ करने के बाद क्या करेंगी, बहुत सारा एस्ट्रोजन निकालेंगी। मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया, एस्ट्रोजन निकालेंगी। और ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, प्रोलिफरेशन, इसको हम सेल डिवीजन भी कह सकते हैं, ऑफ यूटेराइन वॉल्स या फिर एंडोमेट्रियम। ये एस्ट्रोजन हार्मोन यूटेराइन वॉल्स या हम एंडोमेट्रियम कहें, उनके पास जाकर फिर से सेल डिवीजन कराएगा, यानी प्रोलिफरेशन कराएगा, जिससे एंडोमेट्रियम फिर से डेवलप होने लगेगी। और इसीलिए इस फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं।
आपके जो प्री ओव्यूलेटरी फेज को हमने नाम दिया है। तो ये आपका एक तरीके से आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर एंडोमेट्रियम फिर से डेवलप होने लग गई है और दूसरी तरफ फॉलिकल्स भी मैच्योर हो रही हैं। एक्चुअली एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि ये जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये दो जगह पर पूरा हो रहा है। यूट्रस की वॉल पर जो साइकिल चल रहा है दैट इज द यूटेराइन साइकिल, और आपका जो ओवरी के अंदर प्रक्रिया चल रही है दैट इज द ओवेरियन साइकिल। तो फॉलिकल्स का बनना, ये जो ऊपर दिखाया गया है ये पूरा साइकिल क्या है, ओवेरियन साइकिल है, और नीचे का ये क्या है, यूट्रस की दीवारें दिखाई गई हैं, तो इट इज द यूट्रस साइकिल, यूटेराइन साइकिल, और दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो अब हमने आपको बताया कि ये प्रोलिफरेशन हो रहा है, लगातार प्रक्रिया चलती जा रही है, लेकिन अब जब डेवलपमेंट लगभग पूरा हो गया है तो एफएसएच का कोई काम नहीं है। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, उसके ज़्यादा मात्रा होने की वजह से इस बात की इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और ये एक नेगेटिव फीडबैक देगी। मतलब एस्ट्रोजन की ज़्यादा मात्रा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास एक नेगेटिव फीडबैक पहुंचाएगी, और इस नेगेटिव फीडबैक को लेकर पिट्यूटरी स्टॉप्स द सेक्रेशन ऑफ एफएसएच। पिट्यूटरी एफएसएच को निकालना बंद कर देगी, क्योंकि अगर लगातार एफएसएच निकलता रहेगा, फॉलिकल्स को अब जरूरत नहीं है एफएसएच की, तो इस बात के लिए यहाँ पर एफएसएच का निकलना बंद होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, एस्ट्रोजन की बढ़ी हुई मात्रा पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक नेगेटिव फीडबैक देती है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच का सेक्रेशन करना बंद कर देती है, और ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है हमारी क्या, आपकी प्री ओव्यूलेटरी फेज। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट फेज की, दैट इज द ओव्यूलेटरी फेज और द ओव्यूलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड फेज की। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो थर्ड फेज होता है उसे हम कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन, और ये होता है 14th डे यानी 14वें दिन पूरा होता है। अब क्या होता है ओव्यूलेशन में, सबसे पहले अभी आपने देखा कि एफएसएच के प्रभाव से लगातार हमारी जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप हो रही हैं। कहाँ डेवलप हो रही हैं, हमारे ओवरीज के अंदर। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और जैसे जैसे ये मैच्योर हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकला जिसको हमने कहा एलएच हार्मोन, और ये एलएच हार्मोन ब्लड में मिलकर कहाँ आता है, ओवरीज के पास आता है, और ओवरीज में ये जो हमारी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो किनारे पर आकर रप्चर हो जाती है, यानी कि फट जाती है। आप देख सकते हैं मैच्योर होने के बाद ये किनारे आ गई, और इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte डेवलप हो रही थी वो बाहर निकल आई, और इस तरीके से सेकेंडरी oocyte के बाहर निकलने की प्रक्रिया ओव्यूलेशन कहलाती है, और इस फेज को हम ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, और ये किसी भी फीमेल में 14th डे होता है। इसके बाद ही प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है। तो इस बात को आपने यहाँ पर समझ लिया। आइए फ्लो चार्ट में भी देख लेते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन क्रिएट्स अ पॉजिटिव फीडबैक ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी भी आपने देखा इससे पहले वाले फेज में कि बहुत सारा एस्ट्रोजन निकल रहा था। अब एस्ट्रोजन की इतनी ज़्यादा मात्रा थी कि पिट्यूटरी पर एक नेगेटिव फीडबैक गया था जिसने एफएसएच के सेक्रेशन को बंद कर दिया था। अब साथ ही साथ एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, और वो पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक दूसरा हार्मोन सेक्रेट कराएगा, दैट इज द एलएच और द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो सिंपली हम समझें कि ओव्यूलेशन के टाइम पर पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन निकालना है, दैट इज द एलएच और द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो द लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की बहुत अधिक मात्रा क्रिएट अ पॉजिटिव फीडबैक, एक पॉजिटिव फीडबैक देती है किसको, ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड पर, जिससे पिट्यूटरी क्या करेगी, एलएच निकालेगी, दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ब्लड में मिलकर कहाँ आएगा, हमारी ओवरीज के पास आएगा, और ओवरीज के पास आने के बाद में ओवरी के अंदर क्या करेगा, रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। ये जो फॉलिकल मैच्योर हो जाती है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, इनको रप्चर कर देगा जिससे ओवम या सेकेंडरी oocyte बाहर निकल आएगा। तो आपने देखा कि रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte, जैसे ही रप्चर्ड हुआ, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हुई किनारे आकर, वैसे ही सेकेंडरी oocyte बाहर आ गई, और इस प्रक्रिया को हमने क्या कह दिया, ओव्यूलेशन। तो सिंपली हमने क्या समझा इस फेज में कि ये जो हमारा थर्ड फेज है इसमें फीमेल में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है एंटी पिट्यूटरी, उससे एलएच हार्मोन निकलेगा। ये एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ब्लड में मिलकर ओवरीज के पास आएगा। ओवरीज में जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स हैं उनको किनारे पर ले जाकर रप्चर कर देगा या फाड़ देगा, जिससे सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगी, और प्रक्रिया कहलाएगी ओव्यूलेशन या फिर ओव्यूलेटरी फेज, जो कि 14वें दिन पूरा हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे लास्ट फेज की, दैट इज द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लास्ट फेज की, दैट इज द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, जो कि 15 डे से शुरू होकर 28 डे तक चलता है। अब इस लास्ट फेज में क्या होता है कि ओव्यूलेशन तो हो गया, अभी भी आपने देखा। अब ओव्यूलेशन के बाद ये जो हमारी रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल है,
ये जो फटी हुई ग्राफिन फॉलिकल बची हुई है ओवरी के अंदर, इसे आप ऐसे भी देख सकते हो। सपोज दैट ये हमारी ओवरी है और ओवरी में अभी अभी आपने देखा कि ओव्यूलेशन हुआ और ओव्यूलेशन से क्या हुआ, जो सेकेंडरी oocyte थी वो बाहर रिलीज हो गई। अब ये जो स्ट्रक्चर बच गई है इसके अंदर ये एक येलोइश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी और इस येलोइश स्ट्रक्चर का नाम होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, इससे ये बन गई, दैट इज कार्पस ल्यूटियम। इसे हम क्या कहेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। तो ओव्यूलेशन के बाद में जो रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल है, ये बची हुई स्ट्रक्चर एक इसमें कन्वर्ट हो जाती है एक येलोइश स्ट्रक्चर में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट अ लॉट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। बहुत सारी मात्रा में ये क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है और बहुत ही थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन भी निकालता है। ये जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन निकलते हैं ये जाकर फिर से सेकेंडरी इसे हम लोग चूंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन निकल रहे हैं इसलिए इस फेज का भी एक और नाम है, दैट इज द सेक्रेटरी फेज। और ये दोनों हार्मोन्स जाकर जो यूट्रस की दीवारें हैं, एंडोमेट्रियम है, उसको फिर से पूरी तरीके से मेंटेन कर देते हैं और इस तरीके से हमारा लास्ट फेज पूरा हो जाता है। तो इस बात को हम चार्ट में समझ लेते हैं कि रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल, जो रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल थी वो एलएच की प्रेजेंस में, क्योंकि अभी एलएच हार्मोन तो आपने देखा निकल ही रहा है, एलएच की प्रेजेंस में ये किस में बदल जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाएगी। और कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलेगा, प्रोजेस्टेरोन निकलेगा बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में और बहुत थोड़े अमाउंट में क्या निकलेगा, एस्ट्रोजन निकलेगा। ये दोनों हार्मोन फिर से एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को पूरा कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो एंडोमेट्रियम यहाँ तक आकर फुली डेवलप हो चुकी है जैसे कि पहले थी। अब यहाँ पर दो कंडीशंस होंगी। अगर इस बीच में किसी फीमेल में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे प्लेसेंटा से खुद ही कुछ हार्मोन्स निकलने लगेंगे और वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, प्रेगनेंसी के समय मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो आपको पता है कि इसके बाद में फिर से क्या आना है, फिर से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाना है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा कि जैसे जैसे कुछ टाइम तक कॉर्पस ल्यूटियम अपने हार्मोन्स को निकालता रहता है, प्रोजेस्टेरोन को, एस्ट्रोजन को, और उसके बाद में क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगता है, यानी हार्मोन्स निकालना बंद कर देता है। जब ये हार्मोन्स निकालना बंद कर देता है तब ये डिजेनरेट फॉर्म में आ गया और इसका नाम क्या हो गया, कॉर्पस अल्बिकेंस। अब इसने हार्मोन निकालना तो बंद कर दिया तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो होते हैं उनका लेवल लो हो गया और लो लेवल की वजह से ही आपको पता है हमारा कौन सा फेज स्टार्ट हो गया था, मेंस्ट्रुएशन फेज। आप याद करें कि पहले फेज में हमने क्या बताया था कि जब यूट्रस की दीवारों में इन हार्मोन्स का लेवल लो हो जाता है तो वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे वो झड़ने लगती है और मेंस्ट्रुअल फेज। तो अब लास्ट में भी यही प्रक्रिया पूरी होगी कि जैसे ही हमारा ये पोस्ट ओवुलेटरी फेज खत्म होगा वैसे ही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मात्रा कम पड़ जाएगी जिससे यूटेराइन वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर से मेंस्ट्रुअल फेज की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से मंथली इन 4 फेजेस में फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन टॉपिक को डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए वीडियो को कम से कम मैंने इतना लंबा बनाया है ताकि आप हर बात अच्छे से समझ जाएं। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की, आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करने की। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। और एक और बात बता दूं कि इसका जो डायग्राम है ये मैंने कम्युनिटीज़ ऑप्शन में जाएंगे आप मेरे चैनल पर तो वहाँ पर मैंने एज अ पोस्ट इसको डाला हुआ है, आप वहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, पढ़ते समय जैसे जैसे मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए हैं उन फ्लो चार्ट्स को मेरे साथ में बनाएंगे तो आप नोट्स भी प्रिपेयर कर पाएंगे उनके हिसाब से और एग्जाम में उसे लिख पाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बार एक नए टॉपिक के साथ में। यहाँ पर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।